एक नाम है आइंस्टाइन का, आप सब लोग जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। बिल्कुल साधारण दिखने में, एकदम साधारण, सिर पर बड़े बड़े बाल, बदन पर घिसी हुई चमड़े की जैकेट, बिना सस्पेंडर की पतलून, पांव में बिना मोजे के जूते, जिसके तस्मे कुछ इस प्रकार बांधे हुए थे कि जूते खोलते समय उन्हें ढीला न करना पड़े और न पहनते समय ही उन्हें कसना पड़े। वह थे ये आइंस्टीन साहब। उन्हें देखकर ये कभी नहीं लगता था कि यही वो वैज्ञानिक है जिसने क्रांतिकारी सिद्धांत दिए हैं, जिसे सारा विश्व सम्मान देता है। नोबेल पुरस्कार भी उनके कर्मों के आगे बौना हो जाता है। ऐसे अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 में जर्मनी के एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता बिजली के सामान का छोटा सा कारखाना चलाते थे और मां घर का कामकाज करती थी। उन पर उनके चाचा के व्यक्तित्व का अमिट प्रभाव पड़ा था। विज्ञान के प्रति उनकी भक्ति जगाने वाले उनके चाचा ही थे, जिन्होंने आगे चलकर उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी की और खर्च भी उठाया था। पता नहीं क्या होता है कि जो आगे बढ़कर के इतने आगे बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान, आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा, तो शुरू के शिक्षा के दौरान आइंस्टीन अपने नगर की पाठशाला में फिसड्डी समझे जाते थे, बुद्धू समझे जाते थे। महानतम वैज्ञानिक आज का अपनी पाठशाला में फिसड्डी समझा जाता था। इसका कारण विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रति उनकी उदासीनता ही थी। चर्चा के दौरान बता दूं, रामानुजन भी 12वीं में 3 साल फेल हुए थे और गणित में तो वो 100% अंक पाते थे, लेकिन बाकी विषयों में वो फेल होते थे। और आइंस्टीन भी वैसे ही थे। यहां तक वे गणित की भी कुछ शाखाओं में बहुत कमजोर पड़ जाते थे, किंतु विज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तर शिक्षकों को भी निरुत्तर और हतप्रभ कर देते थे। शिक्षकों ने इनके इस तरह के प्रश्नों को, जो शिक्षकों को भी निरुत्तर कर दें, हतप्रभ कर दें, शिक्षकों ने शिकायत की कि यह कक्षा में अनुशासनहीनता फैलाता है। ऐसा आरोप लगाकर अध्यापकों ने उन्हें विद्यालय से बाहर निकाल दिया। पढ़ाई छूटने पर उन्हें इटली जाना पड़ा। अतः चाचा जैकब ने अपने इस होनहार भतीजे को अपने खर्चे से स्विट्जरलैंड के एक अच्छे पॉलिटेक्निक स्कूल में पढ़ाया। कहां वो फिसड्डी आइंस्टीन, कहां पर ये, अब उनके चाचा, सो क्रेडिट मस्ट गो टू हिम, एक अच्छे पॉलिटेक्निक स्कूल में पढ़ाया। पढ़ लिखकर वे वैज्ञानिक शोध कार्य में प्रवृत्त होना चाहते थे, लेकिन कठिनाइयां आर्थिक ऐसी थी कि उसके कारण उन्हें नौकरी करनी पड़ी। अब वे दिन में ऑफिस में नौकरी करते थे और रात्र में अपना शोध कार्य। एक पेट की भूख बुझाता था तो दूसरा मन और आत्मा की। दिन भर नौकरी करने पर दिमाग थक जाता है, फिर कोई काम करना संभव नहीं। लेकिन इस मान्यता को भी आइंस्टाइन ने गलत सिद्ध कर दिया था। वे ऑफिस के काम को भी पूरे मनोयोग से करते और रात्रि में अपने शोध कार्य को भी उसी तल्लीनता से करते थे। इसी प्रकार दिन को नौकरी करते हुए और फालतू समय में शोध करने के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक जगत का एक तूफानी सिद्धांत, सापेक्षवाद का सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसने वर्षों से चली आ रही मान्यताओं को निराधार सिद्ध किया।
1905 में उन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत गतिशील माध्यम की गति नामक शोध पत्र के द्वारा प्रकाशित किया। 1909 में वे ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाए गए। वे कोरे बुद्धिवादी वैज्ञानिक ही नहीं थे, वरन बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे मानवी थे। गांधी जी की मृत्यु पर उन्होंने कहा था, आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि इस प्रकार व्यक्ति कोई रहा होगा हाड़ मांस के पुतले के रूप में और पृथ्वी पर विचरण करता था। वे पूरे तपस्वी थे। आइंस्टाइन पूरे तपस्वी थे। वैज्ञानिक शोध को उन्होंने अपनी एक तपस्या समझ करके ही किया था। जिस विज्ञान की साधना उन्होंने एक तपस्वी की तरह की थी, जब उसे ही मानव जाति के विनाश में प्रयुक्त होते देखा तो उनकी आत्मा बिलख उठी थी। एटम बम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अपने ही समय में आइंस्टाइन ने यह देख लिया था कि उनके सिद्धांत, सापेक्षवाद का सिद्धांत का उपयोग करके और कितना प्रबल विनाश में लगाया जा रहा है। बहुत दुखी रहते थे, उनकी आत्मा बिलख उठती थी। और सबसे बड़ी बात कि वे अपनी प्रसिद्धि से बड़ा त्रस्त रहते थे, हमेशा ही घबराते थे। वे स्वयं को साधारण सा व्यक्ति प्रदर्शित करना चाहते थे, किंतु उन्हें सर्वत्र सम्मान व प्रसिद्धि मिलती थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वे स्टॉकहोम गए तो उन्होंने अपना पुराना चमड़े का जैकेट पहना था। उनकी इस साधारणता में भी एक ऐसी असाधारणता छिपी थी कि उन्हें सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने पास बिठाया और सम्मानित किया। आइंस्टीन के बारे में बड़ा रोचक किस्सा है कि आइंस्टीन भुलक्कड़ बहुत थे। यानी जो कुछ भी थोड़ी देर पहले होता था उसको याद नहीं रहता था उनको। मैं नहीं कह सकता कि सभी ऐसे विद्वानों को होता है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों में कुछ विद्वान इस समस्या के शिकार होते ही हैं। एक बार की बात है, आइंस्टाइन एक बस में सफर कर रहे थे। कंडक्टर उनके पास आया और जैसा कि होता है टिकट की मांग किया। आइंस्टाइन अपने पॉकेट, जैकेट, पैंट, सीट के नीचे सब जगह देखा। टिकट उन्होंने लिया था, लेकिन कहां भूल करके छोड़ दिया था उन्हें खुद नहीं पता। और बार बार आप तलाशते रहते थे कहां गया ये। आप अपने को सोचिए कि एक कंडक्टर सामने है और आपने टिकट लिया और टिकट नहीं मिल रहा, आप किस तरह से उसकी तलाश करेंगे। कंडक्टर ने कहा, आप बिल्कुल परेशान मत हो महोदय, मैं जानता हूं आप अवश्य ही टिकट लिए होंगे, इसलिए आप किसी भी हालत में परेशान न हो। कंडक्टर आगे की सीट पर चेकिंग करने के लिए चला गया। फिर उसके बाद जब दूसरी बार उधर से गुजरा कंडक्टर, एक चक्र पूरा करके दूसरा चक्र में जब आया, तभी भी आइंस्टीन अपने पॉकेट तलाश रहे थे, सीट के नीचे देख रहे थे, आखिर गया तो गया कहां टिकट। कंडक्टर ने बोला, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कह दिया ना कि आई नो यू एंड यू मस्ट हैव परचेज द टिकट। आपने जरूर ही खरीदा होगा, मत परेशान होइए। आइंस्टीन झल्लाए, कहे भाई हम आपके इसलिए नहीं हम टिकट के लिए परेशान हैं कि आप आएंगे और जुर्माना करेंगे। मैंने मान लिया ना कि आपने स्वीकार कर लिया और मैं भी मानता हूं कि मैंने टिकट खरीदा था, तो फिर क्यों परेशान है?
उन्होंने कहा मैं परेशान इसलिए हूं कि वो टिकट मिलेगा तब मैं जानूंगा कि मुझे कहां जाना है, किस बस स्टैंड पर उतरना है। वाह, कंडक्टर भी हैरत में पड़ गया। खैर, कोई भी स्टॉपेज पर हमारे ये महान वैज्ञानिक, महान गणितज्ञ आइंस्टीन साहब उतर गए। लेकिन इनको जाना कहां था ये तो टिकट ही बोल सकता था, इन्हें खुद याद नहीं था। एक उन्होंने टैक्सी रोका और टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कहां चलना है सर? आइंस्टीन ने जवाब दिया, तुम ये बताओ आइंस्टीन का घर जानते हो? अरे साहब, कौन नहीं जानेगा, विश्व का इतना महान वैज्ञानिक, सब लोग जानते हैं। वहीं ले चलना है क्या? हाँ वहीं ले चलो। और वहां जाकर के उतर गए, उसको पैसा दिए और इस तरह से आइंस्टीन की भुलक्कड़ प्रवृत्ति का या भुलक्कड़ होने का एक बड़ा प्यारा सा और रोचक उदाहरण यह भी है। धन्यवाद।